Good morning, student. Today we are going to start our new chapter of history, New Kings and Kingdoms. New Kings and Kingdoms. नए राजा और उनके राज्य. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and the 12th centuries. Many new dynasties emerged after the 7th century. आफ्टर 7th सेंचुरी के बाद कई डायनेस्टीज जो थी या यू कैन से कि कई जो राजवंश थे न्यू डायनेस्टीज का इमर्ज हुआ 7th सेंचुरी के बाद. न्यू डायनेस्टीज कई राजवंशों का उदय हुआ. एंड मैप 1 शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टी. जो मैप 1 है वो शो कर रही है मेजर रूलर डायनेस्टी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी. बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी के बीच में जितने भी राजाओं ने शासन करने वाले प्रमुख डायनेस्टीज को शो किया गया है. मीन्स कि जो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थे, जो मेजर रूलिंग राजवंश थे, उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी जो सब कॉन्टिनेंट्स है हमारे इंडिया के, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट है, बिटवीन 7th और 12th सेंचुरी में उन्होंने राज किया है. उनका पूरा पार्ट दिखाया गया है. कहाँ उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में राज्य किया है, डायनेस्टीज पे कहाँ उन्होंने रूल किया है. मेजर रूलिंग डायनेस्टीज. देन द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. नए राजवंशों का उदय या यू कैन से न्यू डायनेस्टीज इमर्जेंस. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय. एंड बाय द 7th century there were big landlords or warriors chiefs in different regions of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट क्या होता है? जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंडर की जो कंट्रीज होती हैं, पार्ट्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड सबकॉन्टिनेंट. और कॉन्टिनेंट्स आपको पता है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके जो अंडर के पार्ट्स होंगे. लाइक एशिया में हमारा इंडिया होता है, इंडिया वो सब कॉन्टिनेंट्स हैं. एंड बाय द 7th सेंचुरी में देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स, बहुत बिग लैंडलॉर्ड्स थे. और वॉरियर चीफ मीन्स कि जो वॉरियर्स मीन्स योद्धा थे और चीफ मीन्स सरदार. इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, मतलब डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत वॉरियर चीफ थे और लैंडलॉर्ड्स भी सेटल्ड थे. योद्धा सरदार और लैंडलॉर्ड्स भी उसमें सेटल्ड थे या आ चुके थे. इस रीजन में 7th सेंचुरी में वो लोग आ गए थे. एंड एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और समानता. मीन्स कि जो राजा थे, जो एग्जिस्टिंग राजा थे उस समय, वो क्या करते थे? ऑफन एक्नॉलेज्ड देम, वो उन्हें एक्नॉलेज्ड करते थे या मतलब उन्हें एक्नॉलेज करके किस रूप में देते थे? उनको सबऑर्डिनेट या समानता, सबऑर्डिनेट या सामंत के रूप में, सबऑर्डिनेट या सामंत के रूप में उन्हें एक्नॉलेज करते थे. मतलब उसी रूप में उन्हें मान्यता दी जाती थी उस डायनेस्टी में, उस राज्य में.
लाइक आप क्लास में आते हो तो आपको एक रोल नंबर प्रेजेंट कर दिया जाता है, एक्नॉलेज कर दिया जाता है कि आपको इसी रोल नंबर से बुलाया जाएगा, तो आपको इसमें प्रेजेंट कहना है। तो उन्हें भी क्या कहा जाता था, सबऑर्डिनेट्स कहा जाता था, या यू कैन से सामंत कहा जाता था। They were expected to bring gifts for their kings or overlords. उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, सबऑर्डिनेट से और सामंत से एक्सपेक्ट किया जाता था, उम्मीद की जाती थी कि वो राजा या ओवरलॉर्ड मतलब राजा और स्वामी के लिए कुछ प्रेजेंट या कुछ गिफ्ट्स लेकर आएंगे, कुछ प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स लेकर आएंगे। And be present at their courts and provide them with military support. वो हमेशा कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए और उनके कोर्ट में हमेशा अटेंडेंस लगाएं, उनके कोर्ट में अपनी प्रेजेंट लगाएं और प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट, और उन्हें अपनी सैनिक और उन्हें अपनी मिलिट्री सपोर्ट दें, और उन्हें अपना मिलिट्री सपोर्ट दें। मीन कि जो राजा थे और जो लॉर्ड थे, यू कैन से ओवरलॉर्ड थे, जो स्वामी और जो राजा थे, वो उम्मीद करते थे इन महान से और सबऑर्डिनेट से कि वो उनके कोर्ट में आए और अपनी अटेंडेंस बोले और हमारे मिलिट्री सपोर्ट में अपनी भी मिलिट्री को उसमें सपोर्ट करें या मिक्स करें। As Samant gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamant. Means कि सामंत को जब सामंत को पावर मिल जाती थी या यू कैन से वेल्थ मिल जाती थी, तो वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते थे, महासामंत या महामंडलेश्वर कहते थे। मीन द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, मतलब पूरे मंडल का महास्वामी, पूरे मंडल का, पूरे सर्कल या पूरे रीजन का सबसे बड़ा स्वामी। अगर जो सामंत होते थे, सामंत को अगर सामंत के पास सबसे ज़्यादा पावर आ जाए या सामंत के पास सबसे ज़्यादा वेल्थ आ जाए, तो वो अपने आप को ही डिक्लेयर कर देते थे कि हम इस पूरे राज्य के हम सबसे ग्रेट लॉर्ड हैं और आप हमें महासामंत कहें या महामंडलेश्वर कहें, मंडलेश्वर कहें या एंड सो ऑन। दैट इज, इन्हें घोषित कर देते थे दैट अगर किसी के पास पावर आ जाए या किसी के पास वेल्थ आ जाए, तो इतने हासिल करने पर जो सामंत थे अपने आप को महासामंत कहते थे या मंडलेश्वर कहते थे। मीन्स कि पूरे रीजन का महान स्वामी, पूरे रीजन का ग्रेट लॉर्ड, और अपने आप को ये घोषित कर देते थे, बोल देते थे कि हम यहाँ के पूरे मंडल के ग्रेट स्वामी हैं। Sometimes they asserted their independence from their overlord. कभी कभी वे अपने overlords के sometimes they asserted their independence, और कभी कभी वो क्या करते थे, जो वो किंग के अंडर में रहते थे या ओवरलॉर्ड के अंडर में रहते थे, तो कभी कभी वो बोल देते थे कि आज से हम आज़ाद हैं, आज से हम आज़ाद हैं, क्योंकि सामंत और सबऑर्डिनेट को राजा ने ही उन्हें ये एक्नॉलेज या नाम दिया था, सामंत या सबऑर्डिनेट, और ये सब राजा के अंडर में आते थे। लेकिन जब वो महासामंत या महामंडलेश्वर जब बन जाते थे, तो वो क्या करते थे, महामंडलेश्वर जब बन जाते थे अपने आप को महान स्वामी घोषित कर देते थे या यू कैन से ग्रेट लॉर्ड घोषित कर देते थे और कहते थे कि आज से हम आज़ाद हैं, हम किसी भी राजा के अंडर में नहीं आते हैं। Then one such instance was that of the
राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटों मीन्स कि राष्ट्रकूटों जो थे, वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन डेक्कन, मीन्स कि एक उदाहरण है, मीन्स एक एग्जाम्पल है जो डेक्कन में राष्ट्रकूटों ने किया था, राष्ट्रकूटों ने जो डेक्कन में किया था उसका एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण है महासामंत का। दैट इज इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू बी चालुक्य ऑफ कर्नाटका, मतलब कि स्टार्टिंग में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के ये सबऑर्डिनेट थे। जो राष्ट्रकूटों थे वो चालुक्य राजाओं के, कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के सबऑर्डिनेट थे। Then in the mid 8th century, दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूट चीफ overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hirangarh, literally the golden womb, means कि सोने का गर्भ। अब इन द मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ था? इन द मिड 8th सेंचुरी में एक राष्ट्रकूट थे दंती दुर्गा, एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्गा थे, मतलब चीफ, एक राष्ट्रकूट चीफ थे दंती दुर्गा। उन्होंने क्या किया, अपने जो चालुक्य स्वामी के वो अंडर में आते थे, अपने चालुक्य स्वामी के जो वो अंडर में आते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि आज से हम आपके अंडर में नहीं हैं, और उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी को हराया भी, और हिरण्यगर्भा एक रिचुअल भी परफॉर्म की। हिरण्यगर्भा लिटरली द गोल्डन वोम, क्या हुआ था कि एक एग्जाम्पल लेते हैं राष्ट्रकूटों का, राष्ट्रकूटों इन द डेक्कन। इसमें क्या हुआ, इनिशियली स्टार्टिंग में चालुक्य के जो स्वामी थे, चालुक्य जो राजा थे उन कर्नाटक में, उनके अंडर में ये एक राष्ट्रकूटों आते थे। एंड इन द मिड 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूट चीफ दंती दुर्गा ने क्या किया, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, उन्होंने चालुक्य स्वामी को हरा दिया, उनकी बात मानने से इनकार कर दी, और उन्होंने क्या किया, परफॉर्म्ड अ रिचुअल, उन्होंने एक रिचुअल भी परफॉर्म कर डाला राष्ट्रकूट ने, दैट कॉल्ड हिरण्यगर्भा, और उस रिचुअल को क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भा, और लिटरली द गोल्डन वूम, और आप उसे सोने का गर्भ भी कह सकते हैं, That when this ritual was performed with the help of Brahman, जब ये रिचुअल परफॉर्म की जा रही थी, और ये रिचुअल कैसे परफॉर्म की जा रही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, किसकी हेल्प ले रहे हैं, ब्राह्मण की हेल्प ले रहे हैं। इस रिचुअल को हम परफॉर्म करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं, ब्राह्मण की। एंड इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द sacrifices as a क्षत्रिय, even he was not one by birth। और हम जो रिचुअल निभा रहे हैं उसमें हमने किसकी सहायता ली थी, ब्राह्मण की, और ये माना जाता था कि इससे जो भी आपको पुण्य मिलेगा, मीन्स कि इसमें ये माना जाता था कि जो ब्राह्मण लोग रिचुअल निभा रहे थे कि अगर आपका रीबर्थ भी होता है, अगर आप क्षत्रिय में पैदा नहीं भी होते हैं, तो आप अपने आप को रीबर्थ कर क्षत्रिय बन सकते हैं। मीन्स
कि अगर आपका जन्म होता है इफ़ ही वॉज नॉट वन ऑफ बाय बर्थ, मतलब कि ऐसा नहीं है जन्म से ही हमारी कास्ट को डिफाइन कर दिया जाता है एज वी नो। हमें पता है कि जन्म से ही हमें इस कास्ट में है वो आपकी टाइटल ये लाइक दैट ऐसे बोला जाता है। लेकिन जो उस समय के ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि अगर आप जन्म से क्षत्रिय में नहीं है, उनकी कास्ट में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस रिचुअल के बाद आप दोबारा इस रिचुअल के बाद आप क्षत्रिय बन सकते हैं। आप उस क्षत्रिय को अपना सकते हैं या प्राप्त कर लेंगे। आप अगर ये रिचुअल निभाते हैं तो आपको क्षत्रिय प्राप्त करने में टाइम नहीं लगेगा, आप भी क्षत्रिय कहलाने लगेंगे, आप अपनी मेहनत से क्षत्रिय कहलाने लगेंगे। ये ब्राह्मण कहते हैं दैट। एंड in other cases men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms। मीन्स कि इन अदर केसेस कुछ अगर एग्जाम्पल्स ले ले तो men from enterprising families, मतलब जो मेन थे एंटरप्राइजिंग फैमिलीज़ के, जो बिजनेसमैन की फैमिलीज़ के जो मेन थे, दैट यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंग्स, वो अपनी मिलिट्री स्किल को यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे अपने किंगडम्स को शेप देने में, अपने किंगडम्स को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने में, वेल्दी बनाने में, ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में। क्योंकि एक बिजनेसमैन जो होता है वो ऑलवेज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दैट इज एट दैट टाइम एंटरप्राइजिंग जो फैमिलीज थी यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल, वो अपनी मिलिट्री स्किल को यूज़ करते थे टू कार्व आउट किंगडम, मीन कि वो किंगडम को एक शेप देने के लिए शेप देते थे या डेवलप करते थे। फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक एग्जाम्पल कदम्ब मयूर शर्मन कदम मयूर शर्मन and the गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। मीन्स कि लाइक दैट who gave their means, for instance the कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुज्जर प्रतिहार हरिचंद, ठीक है। कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र वर ब्राह्मण, ये दोनों क्या थे? ब्राह्मण थे। एंड हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. Means कि अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे जो कदम मयूर शर्मन थे और जो गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र दोनों ही ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया? Who gave up their traditional profession, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को गिव अप कर दिया, मीन्स के अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को छोड़ दिया। जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने उसको छोड़ दिया, ब्राह्मण अब वो काम नहीं करेंगे। एंड उन्होंने क्या किया? टुक टू आर्म्स, उन्होंने ब्राह्मण वाला वर्क छोड़कर उन्होंने अपने हाथों में आर्म्स पकड़ लिया, उन्होंने अपने हाथों में आर्म्स को पकड़ लिया। एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, मीन्स कि जब उन्होंने अपने हाथ में आर्म्स ले लिए तो कर्नाटक और राजस्थान में उन्होंने अपने किंगडम्स को
स्टैब्लिश किया, उन्होंने अपने किंगडम्स को स्टैब्लिश किया। कहाँ कहाँ किया? कर्नाटक एंड राजस्थान में। और किसने किया? 2 ब्राह्मणों ने किया। उन ब्राह्मण का नाम क्या था? मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र थे। ये 2 ब्राह्मण थे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अगर आपका राज्य है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, मीन्स कि उसमें भी प्रशासन एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरह से वर्क होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। देन our next topic is एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। मतलब राज्यों में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, होने चाहिए और थे। क्या क्या थे? फर्स्ट लुक एट फिगर 1। वॉल रिलीव फ्रॉम केव 15। एलोरा मीन कि जो ये एलोरा की गुफा है, और ये 15 मीन्स कि ये 15 वॉल है जिसमें पिक्चर है। एंड शोइंग इसमें विष्णु है और नरसिम्हा, द मैन लायन। विष्णु है, नरसिंह है, मीन्स कि इसमें नरसिम्हा को विष्णु को नरसिम्हा के रूप में दिखाया गया है। द मैन लायन मीन्स कि एक पर्सन को उनका फेस लायन की तरह था और वो एक पर्सन थे। इट इज़ वर्क फॉर द राजपूत फकार। मतलब ये जो एलोरा की गुफा है, ये इसमें जो फिगर्स बने हुए हैं ये राजपूत पीरियड्स में बने थे। जब राष्ट्रकूट का राज था तब उन पीरियड्स में इन्हें बनाया गया था। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings. Means कि many of these new kings, ये जो many of these new kings ने क्या किया? Adopted high sounding title. उन्होंने adopt किया हाई साउंडिंग टाइटल, जो बोलने में बहुत हाई साउंड्स लगते हैं, दैट्स अ हाई साउंड टाइटल। एंड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज, उनको हाई साउंडिंग टाइटल्स उन्होंने एडॉप्ट किया। और उन्होंने इस तरह इतना मतलब कि इतने टाइटल मीन्स की टाइटल्स मीन्स एक उपाधि दे देना, तो उन्होंने अपने लिए कुछ बड़ी बड़ी टाइटल्स को उपाधियों को एडॉप्ट किया। लाइक सच एज महाराजा अधिराजा दैट इज ग्रेट किंग एंड ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। ग्रेट किंग एंड ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स मतलब कि ग्रेट किंग सबसे बड़ा किंग, राजाओं के राजा को हम क्या कहते हैं? महाराजा अधिराजा। मीन्स महाराजा जो थे उनके राजा को महाराजा अधिराजा कहा जाता है। एंड महाराजा अधिराजा कहा जाता है। एंड सेकेंड यू कैन से त्रिभुवन चक्रवर्तिन। और त्रिभुवन चक्रवर्तिन मतलब मीन्स कि लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड मीन्स कि तीनों वर्ल्ड के लॉर्ड या तीनों भुवनों के स्वामी या तीनों वर्ल्ड के लॉर्ड। एंड देखिए उन्होंने अपने लिए कौन सी उपाधि चुनी थी? उन्होंने अपने लिए 2 उपाधि थी, एक महाराजा अधिराजा मतलब ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, महाराजाओं के राजा। और सेकेंड उन्होंने क्या चुना था? त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, मतलब तीनों भवनों के राजा, तीनों भुवनों के राजा मीन्स की तीनों लोकों के राजा।
तीनों लोगों के राजा। एंड सो ऑन। एंड हाउएवर in spite of such claims, they often shared power with their Saman, as well as with associations of peasants, traders and Brahman. Peasants, traders and Brahman. Means, however, in spite of such claims, they often shared power with their Saman, as well as with associations of peasants, traders and Brahman. लेकिन इस तरह के टाइटल्स के बावजूद जो उन्होंने दावा किया कि हम महाराजा अधिराज हैं, महाराजाओं के महाराज हैं, मीन्स कि हम तीनों लोग के स्वामी भी हैं, हम त्रिभुवन चक्रवर्ती हैं, इन्होंने कहा वे अपने सामंत और उसके सामंत के साथ उन्होंने अपने पीसेंट्स को भी लिया, पीसेंट्स मतलब किसानों को भी लिया, ट्रेडर्स मतलब व्यापारियों को भी लिया, और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों को भी इनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनको भी उस एसोसिएशन में अपने साथ ले लिया, और मतलब इनके साथ ही अपना एसोसिएशन चलाते थे। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन इन दी किंगडम से एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो राजा ने अपने लिए बड़े बड़े टाइटल्स ले लिए थे, दैट उन्होंने अपने आप को महाराजा अधिराजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती कहना स्टार्ट करवा दिया था, और उसके साथ उन्होंने अपने एसोसिएशन मतलब अपने किंगडम्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, सामंत को भी अपने एसोसिएशंस में रखा था, पीसेंट को भी रखा था, ट्रेडर्स को भी रखा था, और ब्राह्मणों को भी उसमें रखा था उन्होंने। एंड इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, and who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. In each of these states, इन स्टेट्स में क्या था कि जो रिसोर्सेज वो ऑब्टेन फ्रॉम दी प्रोड्यूसर, जो रिसोर्सेज थे उन्हें ऑब्टेन किया जा रहा था, प्रोड्यूसर्स थे जो रिसोर्सेज थे उन्हें ऑब्टेन किया जा रहा था, जो प्रोड्यूसर्स थे उनसे हम लोग इन रिसोर्सेज को ले लिया करते थे हर स्टेट से। और दैट इज किस से हम लोग लेते थे? पीसेंट से, सेकेंड कैटल कीपर्स से जो पशुओं को पालते थे, एंड आर्टिशियंस मतलब जो आर्ट बनाते हैं, जो कारीगर होते हैं, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. इनको अक्सर अपने जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है एक हिस्सा, जो एक पार्ट होता था, उन्हें क्या करना पड़ता था, एक पार्ट उन्हें सरेंडर करना पड़ता था। अपना जितना भी उन्होंने अपने क्रॉप्स को ग्रो किया है, प्रोड्यूस किया है, और जो पशुपालक है जिन्होंने अपने पशुओं को पाला है, उसका एक हिस्सा उन्हें क्या करना पड़ता था, सरेंडर करना पड़ता था। और उनको इसके लिए बाध्य कौन करता था? राजा उसके लिए इनको बाध्य करते थे, राजा इसके लिए उनको बाध्य कर देते थे। एंड sometimes these were claimed as rent, और कभी कभी हम लोग इसको क्या कहते थे? रेवेन्यू, लगान मानकर। मीन्स कहा जाता था आप जितने भी पीसेंट हैं, जितने ट्रेडर, जितने भी ब्राह्मण हैं, कैटल कीपर्स, आर्टिशियंस हैं, वो आप लोग जो भी काम करते हैं, यहाँ पे काम करने का भी आपको रेंट देना है। उस ज़मीन पे जो आप उगाएंगे उनको वो रेंट कहते थे। एंड
due to a lot. Sometimes these were claimed as rent. कभी कभी इसको रेंट कहा जाता है. और due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. और जब इस हिस्से जो भी वो उस हिस्से में उगाते थे उनसे हमेशा उस हिस्से के लिए रेंट वसूला जाता था, रेंट लिया जाता था. और क्योंकि जो रेंट लेता था वो क्या कहता था कि ये जो ज़मीन है, जो रेंट लेता था वो ऑलवेज ये कहता था ये जो ज़मीन है वो हमारी है, इसीलिए आपको इस पे काम करने के लिए रेंट देना पड़ेगा. इस ज़मीन का लैंडलॉर्ड को, लॉर्ड कौन है, मैं इसका स्वामी हूँ, तो आपको इसके लिए रेंट देना पड़ेगा पीसेंट से. एंड रेवेन्यू लिया जाता था. रेवेन्यू किससे चार्ज किया जाता था? ट्रेडर से. व्यापारियों से क्या चार्ज किया जाता था? रेवेन्यू. और दैट एंड 400 टैक्सेस इन दीज. देखिए ईच ऑफ दीज, हर स्टेट में क्या होता था, जो प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर्स कौन कौन से थे? पीसेंट से, कैटल कीपर से और आर्टिशन से. जो भी ये अपने खेतों में प्रोड्यूस करते थे उसका एक बड़ा हिस्सा उन्हें सरेंडर करना पड़ता था. एक बड़ा हिस्सा उन्हें राजा को सरेंडर करना पड़ता था. और उनसे वो लोग रेंट भी लेते थे. और रेंट क्या कह के लेते थे? कहते थे कि ये ज़मीन हमारी है जिस पे आप लोग काम कर रहे हो, तो आपको इस ज़मीन के लिए क्या देना है? रेंट देना है. और और जो व्यापारी है, व्यापारी से क्या लेते थे वो लोग? रेवेन्यू वसूल करते थे, रेवेन्यू चार्ज करते थे व्यापारी से. एंड 400 taxes. 400 taxes. The insubscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu referred to more than 400 terms for different kinds of taxes. Means तमिलनाडु में जो राजा, तमिलनाडु में चोल वंश था, जो चोल वंश है, जो चोल थे, चोल रूल्ड करते थे. कहाँ रूल करते थे? तमिलनाडु में. और उन्होंने वहाँ पे कुछ इंसब्सक्रिप्शंस ऑफ दी, वहाँ पे हमें कुछ इंसब्सक्रिप्शंस मिले हैं चोल, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे चोल ने राज्य किया है तमिलनाडु में. रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस. रिफर to more than 400 terms for different kinds of taxes. For different kinds of taxes means कि क्या होता था, जो तमिलनाडु में चोल राजाओं का शासन था, चोल वंश वहाँ पे राज्य करती थी, तो उनके जो इन सब्सक्रिप्शंस हैं, इन सब्सक्रिप्शन में मतलब जो इनके इन सब्सक्रिप्शंस हैं मोर देन 400 टर्म्स ऑफ, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमें वहाँ पे मिले हैं. इन सब्सक्रिप्शन मतलब जो मेटल और स्टोन पे लिखा जाता था, लोहे और उसमें गुदवा के लिखवाया जाता था जिससे कि वो ज़िंदगी भर रहे, और उसमें राजा अपनी विक्ट्री बैटल्स लिखवाते थे. और दैट उसी में हमें जो चोल वंश तमिलनाडु में, चोल वंश जो तमिलनाडु में राज्य करती थी, तो उन लोगों ने रेवेन्यू लिया ट्रेडर से, जो उन्होंने रेंट लिया, वो सब इन सब्सक्रिप्शन में हमें मिला है. एंड हम 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस के हमें 400 टर्म्स मिले. 400 टर्म्स मिले इन सब्सक्रिप्शन में, और इन सब्सक्रिप्शन में लिखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस. एंड द मोस्ट
frequently mentioned text is vetty. जो most frequently mentioned text is vetty means taken not in cash but in the form of forced labor and in the form of forced labor and kadamai or land revenue means कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी. जो सबसे फ्रिक्वेंटली टैक्स है मीन्स कि जो सबसे फेमस, जो सबसे अधिक टैक्स लिया जाता था, दैट इज वेटी. सबसे अधिक फेमस है, ये जो सबसे अधिक मेंशन किया गया है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो मेंशन टैक्स है वो वेटी है. एंड टेकन नॉट इन द कैश, उसे कैश में नहीं लिया जाता था. वेटी मीन्स कि जो टैक्स है, हम शुरू से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो टैक्स है उसे मीन्स कि कैश देना या कैश लेना. नो, जो वेटी था उसे कैश नहीं था, वो कोई कैश नहीं था, उसे कैश में नहीं लिया जाता था. जो टैक्स है उसे क्या करते थे,